गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और इस चैनल पर फ्रेंड्स हमारी हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर पेपर की एक सीरीज चल रही थी। उस सीरीज की ये 10th वीडियो है। तो दोस्तों आइए करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इतना ध्यान रखना, हरियाणा जीके को रटना नहीं समझना है। रटने से चीज़ें बार बार दिमाग में नहीं रहती। एक बार आप समझकर याद कर गए तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। ये हमारा अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है, हमारे आसपास का ही इन्वायरमेंट है। तो इसको रटने की बजाय समझिए और एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कीजिए। तो दोस्तों आइए करते हैं स्टार्ट कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में हरियाणा को पूछा गया है कि कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। तो दोस्तों वर्तमान में हरियाणा को 6 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है और वो प्रशासनिक मंडल हैं करनाल मंडल, फरीदाबाद मंडल, अंबाला मंडल, रोहतक मंडल, हिसार मंडल और गुड़गांव मंडल। तो इसी में दोस्तों बहुत बार एग्जाम में घुमाकर क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम देकर पूछ लिया जाता है कि ये हरियाणा के कौन से प्रशासनिक मंडल में आता है। तो दोस्तों आपको साथ के साथ ये भी याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हरियाणा के 22 ज़िले कौन कौन से मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो आइए करते हैं। करनाल मंडल में जो ज़िले आते हैं, एक तो करनाल जो खुद एक डिस्ट्रिक्ट है करनाल ज़िला, कैथल और पानीपत। एक बार अपने आप से रिपीट कीजिए, करनाल मंडल के अंदर आते हैं करनाल, कैथल, पानीपत। बिल्कुल उनके साथ लगते ज़िले होते हैं फ्रेंड्स। ये कोई ऐसा नहीं है कि पंचकुला के अंदर भिवानी को डाल दिया गया हो, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल उसके साथ साथ लगते ज़िले होते हैं। तो करनाल में कौन कौन से हैं? करनाल, कैथल, पानीपत। फरीदाबाद मंडल में देखिए, फरीदाबाद, पलवल, मेवात जो वर्तमान में नूहू नाम है। कौन कौन से हैं? फरीदाबाद, पलवल और नूहू। नंबर 3 पर देखिए अंबाला मंडल। अंबाला मंडल में दोस्तों 4 ज़िले हैं, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। कौन कौन से हैं? अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। उसके बाद रोहतक मंडल, जिसके अंदर हरियाणा के सबसे ज़्यादा 5 ज़िले आते हैं। रोहतक मंडल के अंदर ज़िले हैं, एक तो रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी। कौन कौन से? रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी। हिसार मंडल में जो ज़िले आते हैं वो हैं हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा। और लास्ट है फ्रेंड्स गुड़गांव मंडल या गुरुग्राम मंडल। उसके अंदर आते हैं गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। कौन कौन से? गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। एक तो क्वेश्चन इसी में बना देखो जो हमसे पूछा गया फ्रेंड्स वर्तमान में कि हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं। तो कितने मंडल हैं? 6। दूसरा इसी में से क्वेश्चन बनता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया जाता है और उनमें से पूछा जाता है कि ये कौन से मंडल के अंतर्गत आता है। और तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर आता है फ्रेंड्स कि हरियाणा का कौन सा मंडल है जिसमें सर्वाधिक जिले आते हैं। तो वो कौन सा मंडल है फ्रेंड्स? रोहतक मंडल। रोहतक मंडल में 5 जिले आते हैं। करनाल मंडल में 3, फरीदाबाद मंडल में भी 3, अंबाला मंडल में 4, रोहतक मंडल में 5, हिसार मंडल में 4 और गुड़गांव मंडल में आते हैं 3। तो दोस्तों टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 22। नेक्स्ट देखते हैं, जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कवि था जिसने जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग किया था। तो दोस्तों जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले जो कवि थे वो थे कवि श्रीधर। कौन से कवि थे? श्रीधर। बहुत बार एग्जाम में आया है। जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले मुख्य कवि थे, जो मुख्य साहित्यकार थे वो थे श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है।
तो दोस्तों तिलियार जो पर्यटन स्थल है हरियाणा के रोहतक जिले में है और रोहतक में यह बोहर मठ के समीप और करीब करीब 123 एकड़ में फैला हुआ है। कहाँ पर है तिलियार पर्यटन स्थल? रोहतक में बोहर मठ के नज़दीक है और जो 123 एकड़ में फैला हुआ है। और बहुत बार फ्रेंड्स एग्जाम में जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हरियाणा के जो दो पर्यटन स्थल है, एक है तिलियार और दूसरा है टिक्कर ताल। और अगर इनको इंग्लिश में लिख दिया जाए तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन दोस्तों टिक्कर ताल जो है हिंदी में ज़रूर पढ़ा करो पेपर करते हुए। टिक्कर ताल पंचकुला में है और तिलियार नामक पर्यटन स्थल रोहतक में है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा भिवानी से कौन सा साप्ताहिक पत्र हिंदी में प्रकाशित करते थे? तो दोस्तों एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहला जो अभी वर्तमान में पूछा गया है कि पंडित नेकीराम शर्मा भिवानी से कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करते थे, उसका पत्र का नाम था संदेश। दूसरी बात पूछी जाए कि संदेश कौन सी भाषा में प्रकाशित होता था? संदेश हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था? भिवानी से प्रकाशित होता था और ये साप्ताहिक पत्र था। कितने क्वेश्चन हो गए? पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित किया जाता था, भिवानी से किया जाता था, साप्ताहिक पत्र था, हिंदी में प्रकाशित किया जाता था और इसका नाम था संदेश। दोस्तों हरियाणा के पेपरों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं। आइए थोड़ा सा पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में देख लेते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को रोहतक के कलंगा गांव में, जो वर्तमान में भिवानी में है, वहां पर हुआ था। इनका जन्मदिन भी पूछा गया फ्रेंड्स। अभी शायद 2018 में कोई एग्ज़ाम था टैक्सेशन इंस्पेक्टर का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि पंडित नेकीराम शर्मा का जन्मदिन बताइए। और अकेला 1887 नहीं फ्रेंड, उसके अंदर ऑप्शन ऐसे दिए गए थे 4 अगस्त, 4 सितंबर, 4 अक्टूबर, 4 नवंबर, इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे। तो आपको कंप्लीट ही याद करना पड़ेगा। पंडित नेकीराम शर्मा का जो जन्म है वो 4 सितंबर 1887 को रोहतक के कलंगा गांव में, जो वर्तमान में भिवानी में स्थित है, वहां पर हुआ था। दोस्तों जो भी क्वेश्चन करो एक बार अपने आप से रिपीट करके देखा करो, आपको तुरंत याद हो जाएगा। इनका देखो साप्ताहिक पत्र था, भिवानी से प्रकाशित होता था, हिंदी में प्रकाशित होता था, संदेश उसका नाम था और इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को। इसी में कुछ और देखिए फ्रेंड्स, जो संदेश साप्ताहिक पत्र था उसको 1930 में प्रकाशित किया गया था। बहुत बार पूछा गया कि संदेश जो साप्ताहिक पत्र था उसको कब प्रकाशित किया गया? 1930 में। और जो पंडित नेकीराम शर्मा है इनको हरियाणा केसरी भी कहा जाता है। बहुत बार दोस्तों ये सोचिए कि आप अपना 1 नंबर पक्का कर रहे हो, पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी भी कहा जाता है। और जो संदेश साप्ताहिक पत्र है वो 1930 में प्रकाशित हुआ। उम्मीद है दोस्तों पंडित नेकीराम शर्मा से रिलेटेड आपको ये सारे कंसेप्ट याद हो गए होंगे। आइए देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं जिनको लघु हिमालय भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? शिवालिक पर्वत श्रेणियों को लघु हिमालय। और जो शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं वो हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित हैं। कौन सी दिशा में? हरियाणा के उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर स्थित है? आई थिंक सब बच्चों को पता होगा, हरियाणा के जींद जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर स्थित है। जींद जिला आते ही फ्रेंड्स सबको ध्यान होना चाहिए कि ये हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। जींद जिले को हरियाणा का दिल भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा। और यह जो मंदिर है, जो जींद का रानी तालाब है दोस्तों, उसके बीचों बीच स्थित है। और इसका जो निर्माण है 1778 से लेकर 80 के बीच में जींद रियासत के महाराजा रघुवीर सिंह के घराने की किसी रानी ने करवाया था। दोस्तों रानी का नाम तो नहीं पता है, लेकिन रघुवीर सिंह जो जींद रियासत के महाराजा थे, उनके घराने की किसी रानी ने अपने यूज के लिए, पूजा पाठ करने के लिए इस जो भूतेश्वर मंदिर है रानी तालाब के बीच में, वहाँ पर इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रत्नावली किसकी रचना है? बहुत बार एग्जाम में देखा होगा फ्रेंड्स। रत्नावली किसकी है? महाराज हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे? थानेश्वर के। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में, जिन्होंने 606 से लेकर 647 तक पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर राज किया। पुष्यभूति वंश से इनका संबंध था और इनको उत्तर भारत का अंतिम सम्राट भी कहा जाता है। और रत्नावली के साथ साथ दोस्तों हर्षवर्धन महाराज की 3 जो रचनाएं हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। एक रत्नावली, एक नागानंद और एक प्रियदर्शिका। जो हर्षचरित है वो लिखी थी दोस्तों इनके जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट ने। लेकिन जो ये 3 रचनाएं हैं वो खुद महाराज हर्षवर्धन ने, जो खुद एक रचनाकार भी होते थे, कवि भी होते थे, उन्होंने खुद लिखी थी। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका बहुत बार कोई ना कोई एग्जाम में आ ही जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, तीनों ही पुस्तकें नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इन्हीं के शासनकाल में इनके ऊपर जो बुक लिखी गई बाणभट्ट के द्वारा वो थी हर्षवर्धन। और इन्हीं के शासनकाल में जो चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है सीयू की। तो दोस्तों हर्षवर्धन से संबंधित ये 5 रचनाएं, 3 तो खुद महाराजा हर्षवर्धन की, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। एक जो इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट उनकी है हर्षचरित। और एक जो इनके शासनकाल में चीनी यात्री आए हेनसांग, उन्होंने पुस्तक लिखी सीयू की। 5 पुस्तकें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? चौधरी बंसी लाल जी को, जो 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और जिनका जन्म 1927 में भिवानी के गोलागढ़ गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ? 1927 में भिवानी के गोलागढ़ गांव में। बहुत बार इनका शासनकाल भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो ये 3 बार जब मुख्यमंत्री बने, पहला शासनकाल था 1968 से 75, दूसरा शासनकाल 1985 से 87 के बीच में, और तीसरा जो इनका शासनकाल था 1996 से 99 के बीच में, जिन पे 1996 में जब ये मुख्यमंत्री बने तो ये बने थे हरियाणा विकास पार्टी से, जिसके ये इन्होंने खुद बनाई थी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर। और 2 बार जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा वो कांग्रेस पार्टी से ही लड़ा था। और ये दोस्तों केंद्र सरकार में भी रक्षा मंत्री, रेलवे एवं परिवहन मंत्री भी बने थे। और इन्हें ही हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है। और इनके शासनकाल में ही हरियाणा में पूर्णतः बिजली वाला जो राज्य बन गया था कि हरियाणा के हर गांव तक बिजली पहुंच गई थी 1970 में, वो भी इनके शासनकाल में ही पॉसिबल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? जैसा कि नाम से ही पता है दोस्तों, कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। और 1987 के अंदर इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। और इसके अंदर दोस्तों कृष्ण जन्म से लेकर महाभारत तक की जो कलाकृतियाँ हैं बिल्कुल सजीव रूप से दर्शाई गई हैं। कभी टाइम मिले तो इसको कृष्ण संग्रहालय जो कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है, ब्रह्म सरोवर के नज़दीक ही है, वहाँ पर घूमकर जरूर आना। इसके अंदर बिल्कुल ऐसे सजीवता से इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने की थी रामकृष्ण मिशन की? स्वामी विवेकानंद जी ने। और इसकी स्थापना की गई थी 1897 में। तो दोस्तों इतना ध्यान रखना, जब एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो उसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, कब की गई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई? तो हरियाणा के 2 जिले ऐसे हैं दोस्तों जहां पर पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है, और वो जिले हैं फरीदाबाद एवं हिसार। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? फरीदाबाद एवं हिसार, जहां पर पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो दोस्तों रोहतक के अंदर जो सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाया जाता है वो है चूना।
कौन सा? चूना जो खनिज पदार्थ है वो रोहतक के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बाकी हरियाणा के जो मोस्ट ऑफ खनिज पदार्थ हैं वो महेंद्रगढ़ ज़िले में पाए जाते हैं, और महेंद्रगढ़ ज़िले को हरियाणा का खनिज भंगूर जिला भी कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कुछ मेले दिए गए थे और उनका मिलान करने के लिए दिया गया था, लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल मिलान करके ही लेके आई हूँ। कनुआ का मेला जो लगता है दोस्तों कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। कनुआ का मेला फरीदाबाद में। भक्त पूर्णमल का जो मेला लगता है वो गुड़गांव में। सच्चा सौदा मेला जींद में। देखिए दोस्तों, सच्चा सौदा को देखकर सिरसा पर क्लिक मत करना, सिरसा के साथ मत जाना। सच्चा सौदा जो मेला है वो जींद में आयोजित किया जाता है। और छड़ियों का मेला है जो करनाल अमूपुर में लगता है। कहाँ कहाँ पर? कनुआ का मेला फरीदाबाद, भक्त पूर्णमल का मेला गुड़गांव में, सच्चा सौदा मेला जींद में, और छड़ियों का जो मेला है वो करनाल में लगता है। वैसे तो दोस्तों हरियाणा के हर गांव में कोई ना कोई मेला लगता है, लेकिन हमें उन मेलों के साथ जाना है जो HSSC पूछता है, और ये वाले मेले बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो इनका ध्यान रखना। नेक्स्ट पूछा गया है, हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? दोस्तों हरियाणा में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। यहाँ पर प्रथम बार पूछा गया है, तो प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 21 नवंबर 1967 को। दूसरी बार लगा 1977 में, और तीसरी बार लगा 1991 में। तीनों बार कब लगा? 1967, फिर उसके 10 साल बाद 1977 में, और तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा वो लगा था दोस्तों हरियाणा में 1991 में। तो ये भी पूछा जाता है कि कुल कितनी बार लगा? अभी तक दोस्तों 3 बार लग चुका है, 1967, 1977 और 1991। नेक्स्ट है, निम्न में से सभी काव्य से संबंधित हैं सिवाय या एक को छोड़कर। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सुरेंद्र शर्मा, दूसरे राजा राम शास्त्री जी, तीसरे तुलसीदास शर्मा, और चौथा है अल्हड़ बीकानेरी। तो दोस्तों आपको पता है सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के जो मुख्य हास्य कवि हैं, तुलसीदास शर्मा भी हरियाणा के कवि हैं, और अल्हड़ बीकानेरी भी कवि हैं, लेकिन राजा राम शास्त्री हैं वो उपन्यास रचनाकार हैं जिन्होंने हरियाणवी में पहला उपन्यास लिखा है। और पहला उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फिरी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? राजा राम शास्त्री, जो काव्य से संबंधित ना होकर उपन्यास रचना से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की? कितनी बार एग्जाम में आ गया दोस्तों? 4 अगस्त 2015 को जो योजना शुरू की गई थी वो योजना थी थारी पेंशन थारे पास। तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया था कि जो हमारे जो वृद्ध हैं, जो बुढ़ापा पेंशन जो हरियाणा के अंदर मिलती है, या फिर जो दूसरी भी कोई विधवा पेंशन है, कोई विकलांग पेंशन है, इस तरह की जितनी भी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत आते हैं वो सभी उनके डायरेक्ट अपने अकाउंट में आने स्टार्ट हो गई थी। उससे पहले दोस्तों क्या होता था, कुछ समय पहले तक तो जो तहसीलदार होते थे, पटवारी होते थे, वो गांव में आकर पेंशन बांटते थे। उसके बाद सरपंच के हाथों में ये कमान आ गई, लेकिन उसके अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा घपला भी होता था। बहुत लोग जो पता नहीं कितने सालों पहले मर गए, सरपंच के रिकॉर्ड में वो जिंदा ही होते थे और उनकी पेंशन चलती रहती थी। और बहुत बार ऐसा भी होता था कि जो एलिजिबल होते थे, जो बूढ़े हो चुके थे, उन तक उनका हक मिलता भी नहीं था। तो जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये योजना शुरू की, और अब जो पेंशन है डायरेक्ट जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध हैं, जिनको पेंशन मिलती है उनके अकाउंट में ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों देखिए, नाम तो ऐसा रखा है जैसे ऑप्शन भी ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे गए। पहला सैनिकों से, दूसरा किसानों से,
तीसरा महिलाओं से और चौथा स्वतंत्रता सेनानियों से। तो दोस्तों जो बच्चा तुक्के मारने के लिए गया उसका तो ये क्वेश्चन पक्का गलत हुआ होगा, क्योंकि वंदे मातरम नाम से ऐसा लगता है या तो सैनिकों के लिए होगा या फिर स्वतंत्रता सेनानियों से। लेकिन दोस्तों वंदे मातरम योजना का संबंध महिलाओं से होता है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको जो आशा वर्कर के थ्रू हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी जो समय समय पर जो उनको गाइडलाइंस दी जाती है, उनको पोषण के बारे में जानकारी दी जाती है, उस योजना का नाम है वंदे मातरम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में कब हुई? तो दोस्तों कल्पना चावला जो करनाल से संबंधित थी, अंतरिक्ष मिशन में उनकी 1 फरवरी 2003 को मृत्यु हो गई थी। 1 फरवरी 2003, ऐसे याद ना रहे तो ऐसे कीजिए 1 2 3 अर्थात 1 फरवरी 2003। और इनके बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से विमान में थी जब जो हादसे से ग्रस्त हो गया था? तो दोस्तों उस विमान का नाम था कोलंबिया विमान, जो 1 फरवरी 2003 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और उसी दुर्घटना में हमने हमारी कल्पना चावला जो भारत की शान होती थी, नासा की भी शान होती थी, उनको खो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी शंकर प्रभाकर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों आई थिंक हरियाणा के हर बच्चे ने इनका नाम सुना होगा। देवी शंकर प्रभाकर ये कौन थे? जो चंद्रावल फिल्म के निर्माता थे, निर्देशक थे। और इनका संबंध पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए नृत्य, ऑप्शन 2 पर दिया गया संगीत, ऑप्शन 3 पर थिएटर और ऑप्शन 4 पर सिनेमा। तो दोस्तों इनका संबंध, देवी शंकर प्रभाकर का संबंध हरियाणवी सिनेमा से था। और जो ये सिनेमा में आने से पहले इनका थोड़ा सा रिकॉर्ड देखिए। देवी शंकर प्रभाकर पहले एक कवि थे, परंतु बाद में 1984 में इन्होंने सुपरहिट हरियाणवी फिल्म चंद्रावल की कहानी लिखी और उसको प्रोड्यूस भी किया था। और जो फिल्म की मुख्य अभिनेत्री थी दोस्तों वो इनकी पत्नी थी। और अभी तक का रिकॉर्ड भी है दोस्तों, चंद्रावल फिल्म आज तक की हरियाणवी फिल्मों की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तो ये भी पूछा जाता है ना दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आपने पढ़ा होगा कि हरियाणा की आज तक सबसे सफल फिल्म कौन सी रही है? तो दोस्तों वो है चंद्रावल। या इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछा जाता है कई बार घुमाकर कि ऐसी फिल्म कौन सी हरियाणा की जिसके गाने बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए, वो भी कौन सी है? चंद्रावल। तो दोस्तों आज भी हरियाणा के अंदर कहीं पर भी जहाँ समारोह हो रहा होता, कहीं जहाँ डीजे चल रहा होता, वहाँ पर चंद्रावल के गाने जरूर बजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? तो दोस्तों शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के सूरज कुंड क्राफ्ट मेले को कहा जाता है। और सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल तोमर ने। किन्होंने करवाया? अनंगपाल तोमर ने। और यहाँ पर शिल्पियों का कुंभ जिसे कहा जाता है वो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जुई नहर द्वारा मुख्यतः हरियाणा के किस जिले की सिंचाई की जाती है? तो दोस्तों जो जुई नहर है हरियाणा की, उसके द्वारा मुख्यतः हरियाणा के भिवानी जिले की सिंचाई की जाती है। और यह नहर दोस्तों भाखड़ा नहर से निकाली गई है। जुई नहर कहाँ से निकाली गई? भाखड़ा नहर से। और ये भिवानी जिले की सिंचाई करती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में कैसे विरोध हुआ था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन का जो हरियाणा में विरोध हुआ था, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 पर है स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, ऑप्शन 2 सरकारी पदक वापस लौटाकर, ऑप्शन 3 है खिलाफत कमेटी बनाकर, और ऑप्शन 4 है ये सभी। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर खिलाफत आंदोलन का जो विरोध हुआ था वो इसमें सारी चीज़ें थी। जो स्टूडेंट थे उन्होंने स्कूलों में, कॉलेज के विद्यार्थी थे, स्कूल के विद्यार्थी थे, उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो स्कूल चलाए जा रहे हैं हम उनमें नहीं पढ़ेंगे। जिनको सरकारी पदक मिले हुए थे उन्होंने पदक वापस लौटा दिए थे। और खिलाफत कमेटियां भी बनाई गई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 है जो ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का क्या कारण था?
तो दोस्तों 1857 की क्रांति में जो ऑप्शन दिए गए हैं, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न होना और एक नेतृत्व न होना, और ऑप्शन 4 पर है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 1857 की जो क्रांति थी उसमें हमारे हरियाणा के जो वीर थे उनके पराजय का मुख्य कारण यही था कि कुछ तो रियासतें थी जैसे जींद, नाभा, पटियाला, ये रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, और कुछ ऐसा हुआ कि हमारे पास जो हथियार थे वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थे और किसी को एक नेतृत्व भी नहीं मिल पाया था। उस वक्त दोस्तों ना ही तो सोशल मीडिया होता था, व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं होते थे, तो उन तक अपने संदेश पहुंचाना एक दूसरे तक बहुत मुश्किल होता था और इसी वजह से उनको प्रॉपर नेतृत्व नहीं मिल पाया और 1857 की क्रांति एक असफल क्रांति बनकर रही, परंतु वास्तव में यह क्रांति एक सफल क्रांति थी जिसने अंग्रेजों को नींद से जगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हरियाणा की सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब व कहाँ चली? तो दोस्तों हरियाणा की जो सर्वप्रथम रेलगाड़ी थी वो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में 1873 में चली थी। ये भी पूछा जाता है कब चली और कहाँ से कहाँ तक चली। ये चली थी दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में और 1873 में। और दोस्तों शायद इसी वजह से जो अभी 2019 में क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर दिल्ली से रेवाड़ी की जो दूरी है वो पूछी गई थी। और दोस्तों HSSC के अकॉर्डिंग दिल्ली से रेवाड़ी की जो दूरी है वो 80 किलोमीटर है। वास्तव में शायद 90 किलोमीटर पड़ती है, परंतु HSSC ने उसको 80 किलोमीटर माना है। इसके साथ साथ पहला पूछा जाता है कि हरियाणा में जो पहली CNG ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चली। तो दोस्तों पहली CNG ट्रेन चली थी रेवाड़ी से रोहतक तक और ये चली 15 जनवरी 2015 को। कहाँ पर चली? रेवाड़ी से रोहतक तक और 15 जनवरी 2015 को चलाई गई थी। पहली वैसे गाड़ी पूछी जाए तो 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में, और CNG ट्रेन पूछी जाए तो 15 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर शोध कार्य हुआ? तो दोस्तों हरियाणा की जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है उसके अंदर शोध कार्य किया गया और वो किया गया पंडित लक्ष्मी चंद पर। और दोस्तों कहा जाता है कि पंडित लक्ष्मी चंद बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी जो उनकी रचनाएं हैं वो आज भी शोध का विषय हैं और इन्हें हरियाणा का स्वर सम्राट या सूर्य कवि भी कहा जाता है। इनका जन्म सोनीपत में हुआ था और वर्तमान में दोस्तों जो हमारे यशपाल शर्मा प्रोड्यूसर हैं जो हिसार से संबंधित है, उन्होंने पंडित लक्ष्मी चंद पर फिल्म भी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना स्थित है? तो दोस्तों पानीपत के बाहोली में तेल शोधक कारखाना स्थित है जिसकी स्थापना बाहोली गांव में 1980 में की गई थी और उस वक्त दोस्तों बाहोली गांव करनाल के अंतर्गत आता था। बाद में जब पानीपत जिला बना तो इसका नाम दोस्तों पानीपत तेल शोधक कारखाना कर दिया गया। कहाँ पर था स्टार्टिंग में? बाहोली, करनाल के अंदर 1980 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। जब बाद में पानीपत जिला बना तो इसको पानीपत तेल शोधक कारखाने का नाम दिया गया और दोस्तों ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है। ये भी पूछा जाता है कि भारत हरियाणा के अंदर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ है? तो ये पानीपत के अंदर ही है। आइए करते हैं कुछ और क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है HR गुप्ता ने हरियाणा को किस नाम से पुकारा है या HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या नाम दिया है? तो दोस्तों HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना या आर्यों का घर कहा है। एग्जाम में बहुत बार आया है HR गुप्ता ने क्या कहा है? आर्यना या आर्यों का घर। नेक्स्ट है फ्रेंड, भीमसेन सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया? तो दोस्तों थोड़ा बहुत इसकी आपको डिटेल भी पता होनी चाहिए। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब हरियाणा को पंजाब का अंग बना दिया गया, लेकिन धीरे धीरे भाषा के टॉपिक पर विवाद होने लगा
और हरियाणा वाले जो कह रहे थे वो कह रहे थे उनको पंजाबी समझ नहीं आती, उनको पंजाबी पढ़ाई जाने लगी तो उनको दिक्कत आने लगी। इसी वजह से दोनों के बीच में विवाद होने लगा। एक हिंदी भाषी क्षेत्र था, एक पंजाबी भाषी क्षेत्र था। तो 1949 के अंदर पंजाब के जो दूसरे मुख्यमंत्री बने आज़ादी के बाद वो थे भीमसेन सच्चर जी। उन्होंने एक फार्मूला दिया और उन्होंने पंजाब को दो भागों में विभाजित किया, एक हिंदी भाषी क्षेत्र और एक पंजाबी भाषी क्षेत्र। उन्होंने ये ऑप्शन दिया कि जिसको अच्छी लगे वो जो लैंग्वेज पढ़ सकता है, जिसको हिंदी समझ में आए वो हिंदी भाषा में पढ़े और जिसको पंजाबी समझ में आए वो पंजाबी भाषा में पढ़े। तो दोस्तों ये जो फार्मूला लागू हुआ था भीमसेन सच्चर फार्मूला, ये 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य की सॉरी फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है हरियाणा राज्य की प्रथम जनगणना कब हुई। दोस्तों देखिए कंफ्यूज किया गया है, प्रथम जनगणना हरियाणा राज्य की पूछी गई है। तो हरियाणा बना 1966 में और जनगणना होती है हर 10 साल के बाद। जैसे भारत आज़ाद होने के बाद 1951 में भारत की पहली जनगणना हुई, फिर 61 में हुई, फिर 71 में हुई। तो दोस्तों हरियाणा की भी जो पहली जनगणना है वो हुई 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत कब की गई। तो बेरोजगार बच्चों को तो ये पता ही होगा दोस्तों, बेरोजगारी भत्ते योजना की शुरुआत जो की गई थी वो 1 नवंबर 2004 को की गई थी। कब की गई? 1 नवंबर 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हरियाणा में किस त्यौहार को बासोड़ा भी कहा जाता है। तो दोस्तों हरियाणा का जो बासोड़ा त्यौहार है वो सीढ़ी सातम या सीढ़ी साते को कहा जाता है। और दोस्तों ये वाला जो त्यौहार है ये होली के आसपास आता है, जहाँ पर जो हमारी बारिश सर्दी का मौसम हो ख़त्म होकर गर्मी का मौसम शुरू होने वाला होता है। ये त्यौहार है हमारी परंपराओं पर बेस्ड है। इसके बाद कहा जाता है कि ये बासी भोजन का खाने का अंतिम दिन होता है, क्योंकि उसके बाद जो गर्मी की ऋतु है वो शुरू हो जाती है। इसलिए जो बासोड़ा त्यौहार के अंदर रात को चावल पका कर रखे जाते हैं और उसी को पूरा दिन खाया जाता है। और उसके बाद कहा जाता है कि गर्मी ऋतु की शुरुआत हो गई और उसके बाद बासी भोजन का जो सेवन है वो नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों बासोड़ा त्यौहार को क्या कहते हैं हरियाणा में? सीढ़ी सातम या सीढ़ी साते भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मुंगीपा का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों जो मुंगीपा का मेला है हरियाणा के भिवानी जिले में आयोजित किया जाता है। कहाँ लगता है मुंगीपा का मेला? भिवानी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अति प्राचीन वटवृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है वो कहाँ स्थित है। दोस्तों जो वटवृक्ष है जिसे गीता ज्ञान से अर्थात जिसके नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए अमीन या अभिमन्युपुर गांव जिसका अभी वर्तमान में नाम है कुरुक्षेत्र में स्थित है, करनाल जिले में स्थित है दोस्तों। नंबर 2 पर पेहवा, नंबर 3 ज्योतिसर और नंबर 4 मानेसर। तो दोस्तों जो प्राचीन वट वृक्ष है वो ज्योतिसर पर स्थित है, जिसे ज्योतिसर तीर्थ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बॉक्सिंग का पावर हाउस किस नगर को कहा जाता है। तो दोस्तों बॉक्सिंग का जो पावर हाउस है हरियाणा के भिवानी नगर को कहा जाता है या भिवानी ज़िले को कहा जाता है। और हरियाणा के जो हरियाणा ही नहीं जो भारत लेवल के भी जो बॉक्सर हैं मुख्य वो भिवानी के पावर हाउस से ही निकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पंडित जसराज का शास्त्रीय संगीतज्ञ जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हिसार, मथुरा, वृंदावन और काशी। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था हिसार के पीली मंदोरी गांव में, जो वर्तमान में फतेहाबाद जिले में आता है। कहाँ हुआ दोस्तों? पंडित जसराज का संबंध हिसार जिले में जन्म हुआ था, जो पीली मंदोरी गांव था वर्तमान में वो फतेहाबाद में आता है। और इनका संबंध भी पूछा जाता है दोस्तों, पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, हरियाणा का जो एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है, जो टीवी का जो स्टूडियो है, दूरदर्शन केंद्र है, वो हिसार जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 को तत्कालीन जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी इंडिया की, श्रीमती सुषमा स्वराज, जिनका अब निधन हो चुका है, के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और सुषमा स्वराज का कई बार संबंध भी पूछा जाता है दोस्तों। अंबाला जिले से इनका संबंध था और जो वर्तमान में अंबाला का जो बस स्टैंड है उसका नाम बदलकर श्रीमती सुषमा स्वराज के नाम पर कर दिया गया है। तो दोस्तों, हिसार दूरदर्शन केंद्र हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 को की गई थी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र कितने व कहाँ कहाँ हैं? दोस्तों, अलग अलग भी पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको एक साथ ही करवा देती हूँ। हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। जो सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है वो है आकाशवाणी केंद्र रोहतक, और ये 8 मई 1976 को स्थापित किया गया था। कब किया गया? 8 मई 1976 को आकाशवाणी रोहतक, जो हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है। दूसरे नंबर पर किया गया आकाशवाणी कुरुक्षेत्र, जो 24 जून 1991 को स्थापित किया गया। और तीसरा जो लास्ट है दोस्तों, आकाशवाणी हिसार, वो 26 जनवरी 1999 को स्थापित किया गया था। तीनों याद रखना, आकाशवाणी रोहतक 8 मई 1976, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र 24 जून 1991 को, और आकाशवाणी हिसार 26 जनवरी 1999 को। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। दोस्तों, एक बार सुनने से याद ना हो तो दोबारा वीडियो को थोड़ी स्पीड बढ़ाकर जल्दी जल्दी देख लीजिए। ऐसा ना हो कि आपने एक दिन में 50 वीडियो देख ली और याद एक भी ना हो। तो दोस्तों, उतना ही पढ़िए जितना आप अच्छे से कवर कर सको। अभी एग्ज़ाम में थोड़ा वक्त है, इसलिए चाहे स्लो स्टडी कीजिए, परंतु जो करो वो अच्छे से करो, ताकि आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।